हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक्सटेंशन एजुकेशन से है। आज हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, मतलब प्रसार शिक्षा के सिद्धांत के बारे में आज हमें पढ़ना है। और आप लोगों से मैं बता दूं, आज आप लोगों को 2 वीडियो मिले हैं। पहला तो ये एक्सटेंशन एजुकेशन का सिद्धांत हम देख रहे हैं, और जो दूसरा वीडियो आपको मिला है वो क्या है, वो है इम्पॉर्टेंट डेट जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और 100% गारंटी है वहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग, और इसको तो देख ही रहे हैं आप लोग। तो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो पॉइंट है हमारा, इसमें हमें देखना है सिद्धांत, और सिद्धांत आपको 24 या 25 सिद्धांत को हमें पढ़ना है। बट अभी हम जो मेन है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है उसको देख लेते हैं। अभी लास्ट में 3 से 4 अभी सिद्धांत को हम देखेंगे। पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हमें देखना क्या है आज। पहला जो सिद्धांत है वो क्या है, सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत। और एक्सटेंशन एजुकेशन में कुछ ऐसे वर्ड पूछे गए हैं मैच करने वाले, कल उस वर्ड पर मैं डिस्कस करूंगी। बहुत कंफ्यूजन वाले वर्ड पूछे गए हैं, सांस्कृतिक से रिलेटेड वर्ड हैं वो, तो मैं वो वर्ड जल्दी लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। हो सके तो मैं कल ही वो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि आप लोगों को जो वर्ड, इतने डिफिकल्ट वर्ड पूछ लिए जाते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो आ जाते हैं, देखते हैं आज का जो सिद्धांत है ये, इसमें देखना क्या है, पढ़ना क्या है, समझना क्या है, ये देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट है ये क्या है, पहला है सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत देखना हमें। दूसरा है सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। तीसरा है मूल संगठन का सिद्धांत। चौथा है सहयोग का सिद्धांत। रुचि एवं आवश्यकताओं का सिद्धांत 5वां नंबर है। छठा है हिस्सेदारी का सिद्धांत। 7वां है शिक्षण विधियों के प्रयोग में। और 8वां है नेतृत्व का सिद्धांत। 9वां है प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। 10वां है आपका संतुष्टि का सिद्धांत। संपूर्ण पारिवारिक पहुंच का सिद्धांत। अभी मैं इसके अंतर्गत आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ज़्यादा आप लोगों को बढ़ा चढ़ा के नहीं पढ़ना है, बस माइंड में सेट करना है कि कौन कौन से सिद्धांत है और इसमें मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट को हमें फोकस करना है। अगर हम एक पॉइंट को लेकर अभी बात करना स्टार्ट कर दें तो लगभग 1 घंटे की क्लास चलेगी, बट ऐसा नहीं करना। हमें 30 से 40 मिनट में सारे पॉइंट को डिस्कस करना, और ऐसे डिस्कस करना ताकि माइंड में सेट हो जाए, हम भूले नहीं उसको। अगला क्या है, 12 नंबर क्या है, संपूर्ण मूल्यांकन का सिद्धांत है। 13 नंबर देखना है आपको, नमनीयता का सिद्धांत। नमनीयता मीन्स क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, मतलब लचीलापन होता है। अगला जो देखना है हमें वो क्या है, 14 नंबर स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत। 15 नंबर है स्वयं की सहायता का सिद्धांत। 16 नंबर है कार्य निष्पादन द्वारा सीखने का सिद्धांत। 17 है स्वावलंबन का सिद्धांत। स्वावलंबन मीन्स क्या होता है, जैसे आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट होता है। अगला क्या है, 18 है अनुनय, अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन का सिद्धांत। अभिप्रेरणा मीन्स आप जानते हैं ना, मोटिवेशन। प्रोत्साहन का सिद्धांत होता है। अगला है 19 नंबर का है धीमा किंतु सतत सिद्धांत होता है। कंटिन्यू, लगातार हम कुछ काम करते रहे, धीरे धीरे ही करें हम, बट हमें वो क्या करना है, कंटिन्यू करना है, वो हमें कंटिन्यू करना है। अगला जो है समता का सिद्धांत है। और 21 नंबर का जो है निरपेक्षता तथा तटस्थता का सिद्धांत। ये जो 20 पॉइंट है इसको हमें 21 पॉइंट है इसको हमें समझना है। अभी कुछ पॉइंट आपको 4 पॉइंट और देखने हैं हमें, बट इसको हम लास्ट में देखेंगे, क्लास के लास्ट में। पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये क्या है, ये है अपना एक्सटेंशन एजुकेशन का सिद्धांत है। एक्सटेंशन प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है ये। पहले पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। बस आपको यहाँ पे समझना है। अगर आपको नोट करना है कितने सिद्धांत है तो आप नोट कर लीजिए। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, मैं साइड हो जा रही हूँ। अब बात कर लेते हैं अपने पहले पॉइंट पर। पहला जो है वो हमें देखना है सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत। सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत। और यहाँ पे एक पॉइंट को आपको हमेशा अपने माइंड में सेट करना है। जब भी आप एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रहे हो तो वहाँ पे किसकी बात आएगी, ग्रामीण क्षेत्र की बात आएगी, ग्रामीण जनता की बात आएगी, और इसके साथ ही आपको प्रसार कार्यकर्ता की बात आएगी। ये दोनों हमेशा आपके साथ कंटिन्यू चलते रहेंगे जब तक आप एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ोगे। तो आ जाते हैं, पहला जो हमें देखना है
सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत क्या होता है? आपको पता है कि हमारे भारत देश में विभिन्न सांस्कृतिक लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं। इसमें क्या देखना है, विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं, बट जो प्रसार कार्य करता है उनको अपने अनुसार, अगर वो कुछ सिखाने जा रहे हैं किसी ग्रामीण क्षेत्र में, मान लो कि यूपी में ये चीज़ कोई भी चीज़ है वो अलग टाइप से हो रही है, वहीं हम मध्य प्रदेश कहीं और चले जाते हैं, राजस्थान में चले जाते हैं, तो वहाँ जो सबकी कल्चर जो है, सबकी संस्कृतियाँ हैं वो अलग अलग होती है। यहाँ पे जो प्रसार कार्य करता है उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ सकती है, क्योंकि उसे जहाँ के वो ग्रामीण क्षेत्रों को सिखाने जाएगा, ग्रामीण लोगों को सिखाने जाएगा, अगर यूपी के रहेंगे तो उनके टाइप सिखाना पड़ेगा उसको, राजस्थान के हैं तो उनके टाइप से सिखाना पड़ेगा, मध्य प्रदेश के हैं तो उनके टाइप से सिखाना पड़ेगा, जैसे उनकी संस्कृतियाँ होंगी, जैसे उनकी मान्यता होंगे, उस हिसाब से उसे सिखाना पड़ेगा प्रसार कार्यकर्ता को। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको, ये ध्यान देना है सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत। संस्कृतियों में अंतर होते हुए भी जो प्रसार कार्य करता है उसको जैसे माहौल मिल रहा है, जैसे स्थान पे वो जा रहा है, तो यहाँ पे एक प्रसार कार्यकर्ता का रोल क्या होगा, वो जिस भी जगह जाएगा, जैसे संस्कृति में जाएगा, जैसे माहौल में जाएगा, पहले तो उसे उस हिसाब को वहाँ की संस्कृतियों को समझना होगा, वहाँ के लोगों को समझना होगा कि किस टाइप से ये समझ सकते हैं। मान लो कि जैसे आप मैं एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे संस्कृतियों के तौर पे, मान लो कि एक गांव है, मान लो कि आप किसी एजुकेटेड गांव में गए, वहाँ के लोग ज़्यादा शिक्षित हैं, वो लोग थोड़ा सा समझदार हैं, अगर आप वहाँ पे कुछ बताने गए हैं, कुछ समझाने गए हैं, अगर आप वहाँ पे लिख के समझा दे रहे हैं तो उनके माइंड में सेट हो जा रहा है। तो आप अगर यही रूल हर जगह अपनाएंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। आपके लिए मीन्स किसके लिए मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, प्रसार कार्यकर्ता के लिए, उसके लिए क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हर जगह जहाँ भी हम सिखाने जा रहे हैं वहाँ के लोग, ऐसा नहीं हो सकता कि सारी जगह के लोग एजुकेटेड ही हों, उनको एक बार समझाने में ही समझ में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। कहीं कहीं के लोग ऐसे भी होंगे, उनको करके भी दिखाना पड़ेगा, उनके सामने वो चीज़ें ला के रखनी पड़ेगी, उनको खुद से करवाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, हर चीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि संस्कृतियों में अंतर होते हुए भी जो प्रसार कार्य करता है उसको जैसे कहीं पे भी वो सिखाए तो पुराने तरीकों को त्याग कर, उसे जैसे उसे माहौल मिल रहा है, जैसे उसे स्थान मिल रहा है, उस हिसाब से ढल कर नए तौर तरीकों को अपना कर लोगों को अपने जो भी पॉइंट हैं, जो भी चीज़ें वो समझाने आया उसके बारे में उसे समझाना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगर हम डिस्कस करने लगे इन सारे पॉइंट पर तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन अपनी क्लास इसी पे चलेगी, बट हमें इतना ज़्यादा डीप लेवल में या एक तरीके से कहें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं पढ़ना, बस हमें मेन पॉइंट को फोकस करना है कि इसके अंतर्गत क्या आ रहा है। तो आपकी समझ में आ गया होगा सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत। ये कहने का मतलब है जो प्रसार कार्य करता है जिस जगह भी जाएगा, जहाँ की संस्कृतियाँ जैसी रहेंगी, जहाँ के लोग जैसे रहेंगे, वहाँ पे उसे खुद को चेंज करना पड़ेगा, संस्कृतियों को वहाँ के समझने पड़ेंगे, वहाँ के लोगों को समझने पड़ेंगे, उसी हिसाब से उसे अपने तौर तरीके अपनाकर, विभिन्न प्रकार के साधनों को अपनाकर लोगों को जो चीज़ का ज्ञान देने गया है वो देगा और लोग सीखेंगे, फिर अपने जीवन में, लाइफ शैली में, लाइफ स्टाइल में उसको यूज करेंगे। ये कहने का मतलब है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम, सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांत पे हम क्या देखेंगे, जो भी संस्कृतियां हैं लोगों की और चेंजेस, यहाँ पे चेंजेस की बात की गई है। परिवर्तन तो लाइफ में परिवर्तन लाना, हर किसी के लाइफ में परिवर्तन आना या खुद के अंदर परिवर्तन लाना, चेंजेस लाना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पहले के रूढ़ियों को लेकर बैठे रहेंगे, पहले के लोग, मैं स्पेशली किसी के बारे में ऐसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन पहले क्या था कि लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा कैद करके रखा जाता था। वैसे अभी भी लड़कियां ना तो सेफ़ है, ना तो घर में सेफ़ है, ना तो बाहर सेफ़ है। अभी भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा अभी भी नहीं कह सकते कि लड़कियां एकदम से फ्री हैं, कहीं जा सकती हैं, अकेले वो करना तो चाहती हैं, बट समाज में इतनी ज़्यादा बुराइयां हो गई हैं कि उनको बहुत ही
प्रॉब्लम का सामना करता है, लेकिन वो करेंगी, आगे बढ़ेंगी। वो लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट पर फोकस कर लेते हैं। क्या है सांस्कृतिक परिवर्तन। यहाँ पे संस्कृति को बदलने की बात कही गई है। सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या होता है, लाइफ में चेंजेस लाना, संस्कृतियों में परिवर्तन लाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम परिवर्तन नहीं लाए हैं अपने लाइफ स्टाइल में, अपने जीवन शैली में, अगर हम परिवर्तन नहीं लाते हैं, खुद में चेंजेस नहीं लाते हैं, तो हम टाइम के साथ नहीं चल पाएंगे, हम टाइम से पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि संस्कृतियों में परिवर्तन लाना चाहिए। अपने जो भी कार्यविधियाँ हम अपना रहे हैं प्रसार कार्यकर्ता को, उस कार्यविधियों में परिवर्तन लाकर लोगों को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि हाँ इसको ऐसे करें तो आपके लाइफ स्टाइल में या फिर आपके जीवन शैली में, आपके ये कार्य करने की क्षमता में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, अच्छे से अच्छा जो भी उत्पादन हो रहा बहुत अच्छा होगा। तो गांव के क्षेत्र में ही सिखाया जाता। प्रसार कार्यकर्ता कहाँ पे कार्य करते हैं, गांव के क्षेत्र में ही कार्य करते हैं। ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। जो प्रसार कार्यकर्ता है, जो सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या है, प्रसार कार्यकर्ता को लोगों को कुछ भी, अगर मान लो वो शिक्षा एजुकेशन के बारे में कुछ बताने गया तो उसको अच्छे से बताना होगा कि पहले का ज़माना कुछ और था, पहले नहीं पढ़ते थे कोई बात नहीं, लेकिन आज का ज़माना कुछ और है, आज पढ़े लिखे लोगों का वैल्यू है वो, ऐसे इस टाइप से उसे मतलब अपने हिसाब से भी चेंजेस लाना चाहिए, अपने बात करने के तौर तरीके में भी परिवर्तन लाना चाहिए। संस्कृतियों में चेंजेस हो गए, इस टाइप से कुछ लोगों को समझाना चाहिए ताकि उनके माइंड में सेट हो जाए और वो कार्य करने के लिए राजी हो जाए। ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अगला है तीसरा जो पॉइंट है, मूल संगठन का सिद्धांत है। मूल संगठन के सिद्धांत से क्या मतलब है, मूल संगठन के सिद्धांत से ये मतलब है कि आप जब प्रसार कार्यकर्ता एक गांव में कुछ भी चीज़ को समझाने जाता है तो गांव में ढेर सारे जो होते हैं छोटे छोटे समूह, ग्रुप, संगठन बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे उस पॉइंट की बात की गई, मूल संगठन का सिद्धांत की बात की गई। यहाँ पे ग्रामीण समुदाय में विभिन्न समूह कार्य करते हैं और प्रसार कार्यकर्ता को उनकी रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करना होगा। प्रसार कार्यकर्ता जो भी है वो जब किसी गांव में जाएगा तो गांव में वो देखेगा गांव में छोटे छोटे समूह कार्य करते हैं, संगठन बने हुए होते हैं। तो किसी भी प्रसार कार्यकर्ता को उनकी रुचियों का, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो भी अपनी योजना तैयार कर रहा है वो तैयार करेगा। तब अगर लोगों के सामने वो पेश करेगा अपनी योजना और उनकी रुचि के अनुसार, उनके संगठन के लोगों के रुचि के अनुसार होनी चाहिए, तब तो वो अपने कार्य में सफल होगा, अन्यथा वो कभी सफल नहीं होगा। इसमें ये बताने का मूल उद्देश्य है। मूल संगठन का सिद्धांत मतलब जो भी गांव में कोई भी प्रसारकर्ता कुछ भी सिखाने गया है तो वो वहाँ के जो गांव में संगठन बने हुए हैं, जो ग्रुप बने हुए हैं, जो लोगों का एक तरह से हम कह सकते हैं समूह बने हुए हैं, उस समूह के आवश्यकता के अनुसार, उसके नीड की ज़रूरत के अनुसार ही उसे जो भी प्रसार कार्यकर्ता है अपनी योजना बनानी पड़ेगी। उसे फिर लोगों के सामने उसको रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप अगर ऐसे यूज करोगे तो ऐसा होगा, या फिर उस तरीके से उसे कुछ भी करके उसे जैसा लगे उन लोगों को कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, तभी वो उस तरफ अट्रैक्ट होंगे, तभी उसके कार्य को करेंगे, लाइफ स्टाइल में अपने लेकर आएंगे। ये बताने का इसमें सिद्धांत है, मूल संगठन का सिद्धांत है। अगला क्या है, सहयोग का सिद्धांत। सहयोग मतलब क्या होता है, जब भी कोई प्रसार कार्यकर्ता गांव में कोई भी चीज़ सिखाने जा रहा है तो पहले लोगों के साथ उसे सहयोगात्मक भावना बनानी पड़ेगी, एक दूसरे का सहयोग करे, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे, उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करे, फिर अपने कार्य के बारे में उनको बताए कि मैं ये समझाने, ये कराने आया हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा है, उनको करके बताएं, उनके प्रॉब्लम में कुछ भी मतलब ऐसे इस टाइप के जो भी रूल्स हैं वो अपनाएं, तब जाकर जो प्रसार कार्यकर्ता अपने कार्य में सफल हो पाएगा। ये कौन सा सिद्धांत है, सहयोग की भावना का सिद्धांत है। अगला क्या है, रुचियों एवं आवश्यकताओं का सिद्धांत। रुचियों एवं आवश्यकताओं का सिद्धांत क्या होता है, रुचियों एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत में क्या होता है, कोई भी प्रसार कार्यकर्ता जब गांव में कोई भी चीज़ सिखाने जा रहा है, कोई भी कार्य करवाने जा रहा है तो क्या ध्यान रखना चाहिए, लोगों की रुचियों का और लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात ये है कि कभी कभी रुचियाँ और आवश्यकताएं जो हैं, जो रुचि है और जो आवश्यकता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तब क्या करे कोई प्रसार कार्यकर्ता, यहाँ पे ये क्वेश्चन उठ सकता है और बनना जायज़ भी है।
कि मान लो अगर कोई प्रसार कार्यकर्ता गया गांव में, कुछ भी सिखाने गया, चलो एक तरह से हम मान लेते हैं कि वो जो भी सिखा रहा है वो लोगों की आवश्यकता के अनुसार हो गया, रुचि के अनुसार हो गया, तब तो ठीक है। तब तो लोग उसके जो भी कार्य जो भी हैं, जो भी सिखाने गया है, किसी भी उद्योगों के बारे में बताने गया है, एक तरीके से कह सकते हैं एजुकेशन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में वो शिक्षित करने गया है लोगों को, तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट अगर जो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को, अगर आप ये पॉइंट उठा सकते हैं कि अगर रुचियां और आवश्यकताओं के बीच अपोजिट हो जाए, तो ये एक साइड रुचि हो जाए और एक साइड आवश्यकता हो जाए, और दोनों क्या है अपोजिट हो जाए, तब किसी प्रसार कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? तो आप बताओगे कि वो प्राथमिकता किस पर देगा? उनकी आवश्यकताओं पर प्राथमिकता देगा, तब जाकर उनकी रुचियों पर ध्यान देगा। तो प्राथमिकता किस पर देना है? पहले आवश्यकता की, उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी नीड क्या है, उसके अनुसार वो योजना बनाकर लोगों के सामने पेश करेगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो लोग हैं उनमें उसके उस आदमी के प्रति या प्रसार कार्यकर्ता के प्रति क्या होगा, विश्वास की भावना जागृत होने लगेगी, और धीरे धीरे उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होने लगेंगे। ये कहने का सिद्धांत किसका है? रुचियों एवं आवश्यकताओं का सिद्धांत, कि लोगों के रुचि के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार कोई भी प्रसार कार्यकर्ता कोई कार्य सिखाने गया है तो वो सिखाएगा, तब तो ठीक है, चलो वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, उसका कार्य सफल हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे अपोजिट स्थिति आ जाती है, तब क्या करना है? किसी प्रसार कार्यकर्ता को उसकी आवश्यकता पर मेन फोकस करना है। पहले गांव के लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं, उसको पूरी की जाए, फिर उनकी रुचियों पर ध्यान दिया जाए। इस टाइप का कुछ यहाँ पे पॉइंट है। अगला क्या है, आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे कुछ भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आप लोग एक एक पॉइंट को माइंड में सेट करते चलिए, और एग्ज़ाम टाइम में जिससे आप इसको भूलिए मत, कुछ भी मत भूलिए। यहाँ पे मैं इतने आसान इजी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये क्लास। अगला क्या है, अगला हमें देखना है हिस्सेदारी का सिद्धांत। हिस्सेदारी के सिद्धांत से क्या मतलब है? यहाँ पे हिस्सेदारी का सिद्धांत है, अच्छा प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों की मदद करता है और अपनी समस्याओं को पहचानने व उन्हें सुलझाने में सहायता करता है। जो अच्छा प्रसार कार्यकर्ता होगा वो क्या करता है? अच्छा प्रसार कार्यकर्ता हिस्सेदारी के सिद्धांत में क्या होता है, जो अच्छा प्रसार कार्यकर्ता होगा वो गांव के लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उन्हें समझेगा, उन्हें सुलझाने की कोशिश करेगा, लोगों को बताने की कोशिश करेगा कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करें, और उन्हें उसकी जो खुद की जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो भी वो गाँव के लोगों के साथ शेयर करेगा। मतलब सहयोग की भावना, अपनी जो बातें उनके साथ शेयर करेगा, और उनकी जो बातें हैं उसके प्रॉब्लम का हल वो निकालेगा। मतलब इनकी जो प्रसार कार्यकर्ता की प्रॉब्लम्स है वो गांव वालों के साथ शेयर करेगा, ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, और जो गांव वाले की प्रॉब्लम है वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करेगा। यही क्या होता है, सहयोग की भावना है। एक दूसरे का सहयोग करके अपने जो भी कार्य है उसके वो समझाएगा, ताकि लोगों में उसके प्रति विश्वास जागृत हो, कार्य के प्रति रुचि हो, कार्य को वो करे, अपने लाइफ स्टाइल में यूज करे, ताकि उसका जो भी प्रसार कार्यकर्ता का जो भी कार्य है वो सफल हो जाए। आगे का जो क्या है, आगे का जो पॉइंट है वो है शिक्षण विधि के प्रयोग में। शिक्षण विधि से क्या मतलब होता है? आपको पता है कि जो प्रसार कार्यकर्ता होगा वो गांव के लोगों को ही सिखाने जाएगा, और गांव के लोगों में मतलब ये मान लीजिए कि अभी की जो जनरेशन है, अभी की जो जनरेशन है वो तो आपको शिक्षित मिलेगी, एजुकेटेड है, पर जो पहले के लोग हैं वो क्या है, वो चीज़ों को जल्दी नहीं समझते, वो रूढ़ियों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, रूढ़िगत होते हैं। एक तरीके से हम कह सके वो अपने जो पुराने लाइफ स्टाइल है उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहते ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या करे कोई प्रसार कार्यकर्ता, ये बात कहा गया है यहाँ पे शिक्षण विधियों के प्रयोग में। मान लो कि कोई भी एक गांव में वो बताने गया है, तो वो वहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ वो सिखाने गया है, ऐसे व्हाइट बोर्ड पर लिया, लिख दिया, समझा दिया, तो आधे लोगों के समझ में आएगा, आधे लोगों के समझ में नहीं आएगा। अगर वही प्रसार कार्यकर्ता अपनी शिक्षण विधियों में चेंजेस कर दे, शिक्षण विधियों में अंतर कर दे, कि अगर मान लो कि 10 जने वहाँ पे पढ़े लिखे हैं, 10 जने अनपढ़ हैं, 10 जने केवल सिंबल को देखकर समझ रहे हैं, ऐसे लोग हैं, तो उसे अपने जो भी चीज़ें, जो भी प्रसार कार्यकर्ता की जो भी शिक्षण विधियाँ हैं उसे चेंज करना पड़ेगा उसे, और लोगों को तरह तरह से बताना पड़ेगा, ताकि जितने लोग हैं सारे सबके समझ में आ जाए जो भी चीज़ को वो समझा रहा है। यही कहने का तरीका
है शिक्षण विधियों के प्रयोग में, मतलब जो भी शिक्षण विधियों का वो प्रयोग कर रहा है लोगों के अनुसार, उनके एजुकेशन के अनुसार, लोगों की समझ के अनुसार उसे चेंज करना पड़ेगा, लोगों के कल्चर के अनुसार उसे चेंज करना पड़ेगा। आगे का जो हमें पढ़ना है वो क्या है, 8वां नंबर जो है वो क्या है, नेतृत्व का सिद्धांत। नेतृत्व का सिद्धांत से क्या मतलब है, मान लो कि हम किसी गांव में गए, हम क्या किए, हम किसी गांव में गए और उस गांव में क्या है 100 लोग हैं, 100 लोग को हम कोई चीज़ सिखाने गए हैं। तो अगर हम अकेले सिखाएंगे तो शायद उतनी जल्दी नहीं सिखा पाए। अगर हम क्या करें, इसी 100 लोगों में से 10 लोगों को ले लें जो जो पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, जो जिनकी अच्छी समझ हो, चीज़ों को अच्छे से वो समझ ले, उनको क्या करेंगे, पहले हम इन 10 लोगों को लेकर उनको शिक्षित करेंगे। इन 10 लोगों को ले लेंगे, हम उनको शिक्षित कर देंगे, उनको बता देंगे कि ऐसे कार्य करना है, ऐसे कार्य करना। फिर हम क्या करेंगे, इन 10 लोगों के साथ हम खुद भी ऐड हो जाएंगे और इन जो 90 लोग बचे हैं इनको हम क्या करेंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है 11 जने मिलकर 90 जने को बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। यही क्या होता है, नेतृत्व का सिद्धांत होता है। लोगों के साथ मिलकर, जो भी थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे से समझ सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, उनको हम उसमें से चुनेंगे, इनको पहले प्रशिक्षित करेंगे, उसके बाद इनके साथ मिलकर हम बाकी बचे गाँव वालों को भी कुछ सिखा देंगे। वही क्या कहलाता है, नेतृत्व का सिद्धांत कहलाता है। 9वां नंबर क्या है, प्रशिक्षित विशेषज्ञ का सिद्धांत। प्रशिक्षित विशेषज्ञ का सिद्धांत से क्या मतलब है, अगर हम खुद प्रशिक्षित हैं, हम सीखे सिखाए हैं कोई भी चीज़, तो हम लोगों को जल्दी बता सकते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो यही क्या है, यहाँ पे प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत है। जो विशेषज्ञ हो, उस विषय के जो नॉलेज रखते हो, जिनको ज्ञान हो किसी भी सब्जेक्ट का, उस विषय का, वही लोग क्या करें, गाँव में जाकर लोगों को सिखाने का काम कर सकते हैं, ताकि लोगों को जो भी ज़रूरत है लोगों की पूरी कर सके, उनके जो भी आवश्यकता है उसके बारे में जान सके, लोगों को समझ सके। उनके समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, लोगों से व्यवहार करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, लोगों की बातों को समझने का तरीका होना चाहिए, उनमें उनकी संस्कृतियों को समझने का अच्छा गुण होना चाहिए। ऐसे लोग क्या करते हैं, जो प्रशिक्षित विशेषज्ञ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को अच्छे से सिखा सकते हैं। अगला क्या है, संतुष्टि का सिद्धांत। संतुष्टि के सिद्धांत मतलब यहाँ पे आप इसको प्रसार कार्यकर्ता के ऊपर भी ले सकते हैं और ग्रामीण लोगों के ऊपर भी ले सकते हैं। जब कोई भी प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण लोगों को कुछ भी सिखाने जाए, तो वहाँ पे अगर मान लो कि कोई प्रसार कार्यकर्ता है, ग्रामीण लोगों को कुछ सिखाने गया है, अगर वो करके दिखा रहा है लोगों को, तो लोगों को जो करके वो दिखा रहा है, जो लोग देख रहे हैं, उनको उनमें क्या होनी चाहिए, संतुष्टि आनी चाहिए कि हाँ, ये कार्य जो करके ये दिखा रहा है ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, मैं इसको अपने में यूज करूँगा, अपने लाइफ स्टाइल में यूज करूँगा, अपने कृषि क्षेत्र में यूज करूँगा, या फिर अपने शिक्षा के एजुकेशन के क्षेत्र में यूज करूँगा, तो हमारे लिए ये फ़ायदा होगा। वहीं पर अगर मान लो कि जब लोगों को ऐसा लग गया कि हाँ ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, तब तो ये क्या हो गया, जो संतुष्टि है, लोगों को उसको देखकर एक संतुष्टि की भावना आती है, हाँ ये इंसान मेरे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए अच्छा कर रहा है। वहीं पर अगर ये एग्जाम्पल हम गांव के लोगों के ऊपर डालें तो क्या होगा, मान लो कि अगर गांव वालों को कोई प्रसारकर्ता कुछ करके दिखाया और गांव वाले करे उसको, और जो प्रसार कार्यकर्ता जो देख रहा है वो क्या करे, उन लोगों को अगर वो कहीं गलती कर दी है तो उनको डांट लगा दे या चिल्ला दे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वहाँ पे जो गाँव के लोग होंगे उनमें जो संतुष्टि की भावना होगी वो नहीं होगी, वो कार्य को करना ही नहीं चाहेंगे। फिर वहीं पर अगर जो प्रसार कार्यकर्ता है गांव के लोगों को अच्छे से समझाए, वो गलती कर रहे हैं तो भी वो प्यार से समझाए कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो गांव के लोगों में क्या आएगा, अंदर ही अंदर उसके प्रति विश्वास पैदा होने लगेगा, कार्य करने की क्षमता उनकी बढ़ने लगी। उनको क्या होता है, अंदर से उनकी जो संतुष्टि है, संतुष्टि की भावना उनमें जागृत हो जाएगी। यही है यहाँ पे संतुष्टि की भावना। इसको आप प्रसारकर्ता के साथ भी लगा सकते हो। कोई प्रसारकर्ता कोई चीज़ सिखाने गया, इसको जब गांव वाले यूज कर रहे हो तो उनको क्या होगा, उनको फ़ायदा होगा, तो यहाँ पे गांव वालों को क्या होगी, संतुष्टि हो जाएगी। यही चीज़ आप किसके ऊपर लगा सकते हो, ग्रामीण लोगों के ऊपर भी लगा सकते हो। अगला क्या है, संपूर्ण पारिवारिक पहुँच का सिद्धांत। अगला क्या है, संपूर्ण पारिवारिक पहुंच का सिद्धांत।
संपूर्ण पारिवारिक पहुंच से क्या मतलब होता है, जो भी प्रसार कार्यकर्ता लोगों को कुछ सिखाने गया है तो उसे क्या करना है, उसे कुछ ऐसी चीज़ों को सिखाना जो कि जो जितने भी फैमिली मेम्बर हो सबके लिए क्या हो, बेनिफिट हो, वो बहुत ही अच्छा हो लोगों के लिए, सबके लिए। यहाँ पे क्या होगा, एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यूपी में एक किसान था, वो क्या किया, वो बहुत ही उत्तम किस्म के बीज को बनाया, वो अपना रिसर्च किया, बीज को बनाया, और जो बीज है, जो मक्के का बीज है, वो ऐसा था कि इससे क्या हो, उत्पादन बढ़े। तो एक साल जब ये किसान इसको बोया, उसका जो उत्पाद था वो बहुत ही ज़्यादा हुआ, मतलब मक्का बहुत ज़्यादा हो गया उसके खेत में, तो वो बहुत खुशी है। बट उसकी जो वाइफ है वो क्या करी, जब उसको रोटी बनाने गई तो वो येलो कलर की रोटी बनी, मक्का येलो कलर का होता ही है। तो वहाँ के जो कल्चर था, जो वहाँ का कल्चर था वो क्या है कि पीली रोटी रसोई में बना ही नहीं सकते। अब क्या करें, तो उसकी जो वाइफ है वो बोलती है कि ये पीली रोटी तो हम बना नहीं सकते, ये हमारे लिए अच्छा ही नहीं है। मतलब तो यही कहने का यहाँ मतलब है, मान लो किसान तो खुश हुआ कि उसने बहुत मेहनत करा ताकि उसका जो उत्पादन हो, जो उसका अनाज पैदा हो, बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में पैदा हो। बट वहीं पे क्या हुआ, जो उसकी वाइफ है, जो उसकी बीवी, उसको ये पसंद ही नहीं है कि जो पीली रोटी हमारे रसोई में तो बनानी ही नहीं, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल ही नहीं है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, जो भी प्रसार कार्यकर्ता जाए कुछ सिखाने, तो उसको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जितने भी फैमिली मेम्बर हो ना, जितने भी मतलब गाँव के जितने भी लोग हो, छोटे से लेकर बड़े तक, लड़की से लेकर लड़के तक, आदमी से लेकर औरत तक, सबके लिए अच्छा चीज़ हो, वो क्या हो, सबके लिए बेनिफिशियल हो, तब जाकर उसका जो भी प्रसार कार्य है वो सफल होगा। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है। अगला क्या है, मूल्यांकन का सिद्धांत। मूल्यांकन का सिद्धांत से क्या मतलब होता है, जो प्रसार कार्यकर्ता गांव के लोगों को सिखा रहा है, चीज़ों को बता रहा है, उसको जब गांव वाले अपना यूज करेंगे तो क्या होगा, उनको जब अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मतलब मूल्यांकन करना, एक तरीके से कार्य का मूल्यांकन करना कि ये कार्य हमारे लिए अच्छा था या नहीं था, अच्छा है या नहीं है, हम इसको आगे अपनी लाइफ में, स्टाइल में यूज करें या ना करें, इन चीज़ों का क्या हो जाता है, मूल्यांकन का सिद्धांत हो जाता है। अगला है नमनीयता का सिद्धांत। नमनीयता मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलापन होना चाहिए। जो भी प्रसार कार्य करता है, किसी गांव में कुछ भी सिखाने गया, वहाँ की संस्कृतियाँ अलग है, वहाँ का वातावरण अलग है, वहाँ के लोग अलग है, वहाँ का वेशभूषा अलग है, वहाँ का पहनावा अलग है, वहाँ का लैंग्वेज अलग है। तो क्या करना चाहिए एक प्रसार कार्यकर्ता को, मान लो कि अगर एक प्रसार कार्यकर्ता पहले किसी गांव में गया है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, जो भी समझाया एक बार में समझ गए, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर वही तरीका वो अनएजुकेटेड गांव में गया अपना रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो वही यहाँ पे बताया गया नमनीयता का सिद्धांत। किसी भी प्रसार कार्यकर्ता में क्या होना चाहिए, फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, स्थान के अनुसार परिवर्तन हो जाना चाहिए, उसको समय के अनुसार चेंज लाना चाहिए। अपनी जो भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज में शिक्षण विधियाँ है, शिक्षण विधियों में जो भी चीज़ वो बताने जा रहा है, हर एक चीज़ में उसे चेंज लाने पड़ेंगे, तब जाकर वो गाँव के लोगों को कुछ सिखा पाएगा। यही क्या होता है, नमनीयता का सिद्धांत होता है। 14 नंबर क्या है, स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत। ये तो आप लोगों पे भी लागू होता है, ये मुझ पर भी लागू होता है, ये सब पर लागू होता है। स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत, मैं अपना एग्जांपल दे दूं। मान लो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ होम साइंस, और आपको क्लास भी अच्छी लग रही है, आपको समझ में भी आ रहा है, लेकिन आपके पढ़ने का मन ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, वो आपकी प्रॉब्लम है। आप अपना मन बनाओगे तभी तो पढ़ोगे, तभी सीखोगे, तभी आगे बढ़ोगे, तभी एग्जाम दोगे, तभी आपको नौकरी मिलेगी। तो ये पॉइंट है यहाँ पे, वही बताए गए यहाँ पे, स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत। अगर कोई प्रसार कार्यकर्ता गाँव में सिखाने गया है लोगों को कुछ, और गांव के लोगों को सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, उन्हें उसका तरीका भी पसंद आया, वो इंसान भी पसंद आया, उसके बोलने का तरीका भी पसंद आया, वो जो समझा रहा है वो भी समझ आ गया, लेकिन क्या है, वो सीखना ही नहीं चाहते, उनकी इच्छा ही नहीं हो रही कि उस कार्य को सीखें। क्यों नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि वो रूढ़ियों में विश्वास रखते हैं, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते अपनी लाइफ में। उनको गलत लगता है कि कोई कुछ बता रहा, वो हमारे लिए सही नहीं हो सकता, बट उनको देखने में सही लग रहा है कि हम इसको ऐसे यूज करेंगे तो ये हमें आगे बढ़ाएगा, लेकिन वो रूढ़ियों में विश्वास करते, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। तो वहाँ पे कोई प्रसार कार्यकर्ता क्या कर सकता है, वहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर सकता है। बहुत करेगा, बहुत ज़्यादा समझाएगा, लोगों को समझाएगा। अगर मान लो कि 100 लोग हैं यहाँ पे इस गाँव में, और 100 लोगों में से अगर 50 भी एजुकेटेड हैं, तो ये 50 तो सीख लेंगे, और 50 को देख कर जब 50 उस कार्य को करने लग जाएंगे, तो ये जो 50 हैं, ये जो बैठे हैं ना, रूढ़ियों में बैठे हैं, रूढ़ियों को समझ रहे हैं, परंपरागत
हम चलेंगे, उसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। तो ये क्या करेंगे, जब ये 50 आगे बढ़ने लग जाएंगे तो ये 50 जो है अपने आप ही चेंज हो जाएंगे। यही लागू होता है सबके पे। ये हो गया, आपको समझ आ गया। तो अब आगे बढ़ लेते हैं। 15वां जो देखना हमें, स्वयं की सहायता का सिद्धांत। स्वयं की सहायता का सिद्धांत मतलब हमें खुद से खुद को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सोचना चाहिए। कोई हमारा साथ दे या ना दे, कोई हमें आगे बढ़ाने की सोचे या ना सोचे, आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर आपको चलना है। सपने सबके होते हैं, बट पूरा करना उसी को होता है जो रियल में सपना देखता है। घर वाले तो सबके बोलते हैं कि बेटा ऐसे करो तो ऐसा होगा, बट अगर जो बेटा है जिसको करना है वही नहीं करना चाहे तो घर वाले बोलकर क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो यही है स्वयं की सहायता का सिद्धांत। आप खुद से खुद की सहायता करो, आगे बढ़ो, आत्मनिर्भर बनो, इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो। ये क्या है, स्वयं की सहायता का सिद्धांत है। स्वयं की सहायता का सिद्धांत में क्या आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और एक पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए, अगर इंसान स्वयं से कुछ सीखने के लिए इच्छुक है, अगर कोई भी प्रेशर नहीं है उसके ऊपर, मान लो कि 2 लड़के हैं, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको, एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वयं की सहायता का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। मान लो कि हमने 2 लड़कों को ले लिया, लड़की को ले लिया, यहाँ पे हमने लड़की को ले लिया, ये 2 लड़कियां हैं। ये क्या है, 2 लड़कियां हैं और एक ही फैमिली से, मान लो ये सिस्टर है, ये क्या है, सिस्टर है। और एक ये जो लड़की है, इसको जितने जो भी ये मतलब टीचर पढ़ाते हैं, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वही पढ़ती है सिर्फ ये, क्योंकि इसका पढ़ने का मन नहीं है। और जो ये लड़की है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो पढ़ती है, वो स्कूल में पढ़ती है, फिर घर आकर वो रिवीजन भी करती है, फिर वो अपने मन से एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ती है। तो आप ही बताइए, जो ये स्वेच्छा से नहीं पढ़ रही ये लड़की आगे जाएगी, जो ये पढ़ रही है ये लड़की आगे जाएगी। तो आप बोलोगे कि ये नहीं जाएगी क्योंकि इसके अंदर से इच्छा ही नहीं है, स्वयं को आगे बढ़ाने की सोच ही नहीं रही है, स्वयं की सहायता ही नहीं कर रही है। और ये जो है ये सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी एक दिन, क्योंकि ये खुद को आगे बढ़ाने के लिए सोच रही है। जितना स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको तो पढ़ रही है, रिवीजन भी कर रही है, उससे एक्स्ट्रा भी वो पढ़ाई कर रही है। तो यही क्या होता है, स्वयं की सहायता का सिद्धांत होता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ जाते, मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, क्यों, क्योंकि ये जो एक्सटेंशन एजुकेशन है ये वाला पॉइंट बहुत ही इजी है, जहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा है मुझे मैं आपको समझा रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। कार्य निष्पादन द्वारा सीखने का सिद्धांत, लर्निंग बाय डूइंग, आप सुने हो ना, लर्निंग बाय डूइंग। कार्य निष्पादन मतलब करके सीखना, बस यही इतना ध्यान देना है, लर्निंग बाय डूइंग को ध्यान देना है। मान लो कि मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, अगर मैं ऐसे ही लेक्चर दे देती हूँ, आप लोग तो बड़े हो गए हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, समझ जाओगे सब कुछ। आपका एग्जाम्पल छोड़ देती हूँ मैं बच्चों का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। बच्चों को अगर मैं कुछ सिखा रही हूँ, कुछ मतलब बनाना सिखा रही हूँ कि बेटा आप बना दो ए फॉर एप्पल, ये मैंने बना दिया ए फॉर एप्पल। आप लोग हंसिएगा मत, एप्पल कैसा बनाए देख ही रहे हो आप लोग। तो अगर मैं छोटे बच्चे को, 5 साल का कोई बेबी है, बच्चा है, उसको मैंने सिखाया, 5 साल के बच्चे बहुत समझदार हो जाते हैं आजकल, उसको मैंने सिखाया कि बेटा आप एप्पल बना दो यहाँ पे आके। मैंने बनाया, पहले मैंने उसको ऐसे ही ओरल में बता दिया कि एप्पल ऐसा होता है, रेड कलर का होता है, ऐसे होता है, मैंने हाथ से इशारा करके बता दिया सब कुछ उसको। मान लो उसके समझ में नहीं आया, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने उसको बना के दिखा दिया कि बेटा ये होता है एप्पल, ऐसे बनाओ। मैंने एक बार बनाया, फिर मैंने उस बच्चे को मैं यहाँ पे ले आऊँगी और फिर कहूँगी बेटा आप इसको देख के फिर आप एप्पल बनाओ। फिर वो जब ये चीज़ देख कर एप्पल बना लेगा, तो बताइए बताने से वो ज़्यादा सीखा या फिर वो करने से ज़्यादा सीखा? तो आप क्या बताओगे, वो करने से सीखा है। वो अगर बना रहा है तो वो ज़्यादा सीख रहा है, देखने से ज़्यादा वो करने से सीख रहा है। तो यहीं पर यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल लागू होता है कि कार्य निष्पादन का सिद्धांत। कोई भी प्रसार कार्य करता है, वो गांव में गया, कुछ सिखाने गया है, वहाँ पे अगर वो एक बार तो उसने करके दिखा दिया लोगों को कि आपको ये काम ऐसे करना है, और फिर दोबारा अगर गांव के लोगों में से किसी को बुलाकर या पूरे गांव के लोगों को वो चीज़ करने के लिए, जो भी चीज़ वो बताने गया है उसको करके बोले कि आप लोग करो, मैं देख रहा हूँ, तो अगर वो लोग उसके साथ ही करेंगे, मान लो कि वो कुछ भी बनाना सिखा रहा है, वो फूल बनाना सिखा रहा है, कुछ भी कर रहा है,
तो मान लो वो फूल बनाना सिखा रहा, तो एक बार वो बोलेगा कि आप, मैं ऐसे से बना रहा हूँ, आप मेरे साथ बनाइए। तो जब वो लोग उसको प्रैक्टिकल में करके देखेंगे तब ज़्यादा सीखेंगे, या फिर देखने से ज़्यादा सीखेंगे, या फिर बताने से? तो आप बताओगे जब वो खुद करेंगे तब ज़्यादा सीखेंगे। तो यही क्या होता है, कार्य निष्पादन का सिद्धांत, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। अगला क्या है, स्वावलंबन का सिद्धांत। स्वावलंबन मीन्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट होना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। जब गांव के लोग खुद से कार्य करने लग जाएंगे, खुद से हर चीज़ करने लग जाएंगे, तो वो क्या होंगे, खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। यही क्या होता है, स्वावलंबन का सिद्धांत। अगला है अनुनय अभिप्रेरणा प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन, मोटिवेशन आप जानते हो हर जगह काम करती है, ये एक दवा का काम करती है। मान लो कि कोई बच्चा, अगर ये एग्जाम्पल हमारे पे भी लागू हो जाता है, सब पे लागू हो रहा है, कि अगर हम कभी डीमोटिवेटेड होते हैं तो मोटिवेटेड वाली चीज़ें अगर हम सुन लेते हैं, कोई हमें प्रोत्साहन दे देता है कि बेटा कोई बात नहीं, आप मेहनत करो, आप इतना पढ़ते हो, आप आगे बढ़ोगे, ज़रूर बढ़ोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार फेल हो गए, दोबारा से मेहनत करो, आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, आप ये कर सकते हो। तो क्या होता है, हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। वही क्या है, वही है प्रसार कार्यकर्ता और ग्रामीणों के बीच में कनेक्शन है। कोई भी कार्य प्रसार कार्यकर्ता सिखाने गया ग्रामीण लोगों को, वो नहीं सीख पा रहे, कोई बात नहीं, एक बार नहीं सीख पाए कोई बात नहीं, दोबारा सीखेंगे, तो उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए लोगों को कि आप कर सकते हो, आप करो, कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही ईजी है, आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें क्या हो गई, अनुनय प्रेरणा प्रोत्साहन का सिद्धांत हो गया। अगला 19 नंबर का जो हमें देखना है, ये क्या है, धीमा किंतु सतत विकास। धीमा किंतु सतत विकास में मतलब क्या होता है, आप धीरे धीरे ही चलिए पर कंटिन्यू चलिए। आप कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो हम अगर एकाएक करेंगे, मान लो जो भी चीज़ें एकाएक होती है ना, आपने देखा ये एग्जाम्पल हमारे पे लागू होता है, हम सब पे लागू होता है। मान लो कि अगर हम एक दिन हम 8 घंटे पढ़ लिए हैं और उसके बाद 3-4 दिन हम कुछ भी नहीं, 0 घंटे पढ़े, 0 आवर पढ़े, तो क्या होगा, अगर हम एक दिन 8 घंटे पढ़े तो ये कितना टाइम तक चलेगा, बहुत याद रहेगा हमें, 1 दिन 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता हमारे माइंड में सेट रहेगा। उसके बाद अगर हम 1 हफ्ते के बाद उसको पढ़ ही नहीं रहे तो ये हमारे माइंड से भूल जाएगा। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पे धीमा किंतु सतत प्रयास करना चाहिए। आप धीरे धीरे ही चलो, आप दिन के 4 घंटे ही पढ़ो, आप पर डे 4 घंटे ही पढ़ो, लेकिन आप रेगुलर पढ़ो 4 घंटे। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, यहाँ पर कहने का मतलब है जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको आप रिपीट करो, पढ़ो, आप धीरे धीरे ही चलो पर कंटिन्यू चले आप। यही क्या होता है, धीमा किंतु सतत विकास। और जो एकाएक सीखते हैं ना, ये याद तो हो जाता है हमें पर ये अस्थाई नहीं होता है, ये पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ हम एकाएक सीख लेते हैं ना, अचानक से सीख लेते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं, बहुत जल्दी पढ़ लिए, हमें याद हो गया, उसके बाद हम रिपीट ही नहीं कर रहे, वो याद तो हो जाएगा एक बार आपको, बट ये क्या होगा, स्थायी नहीं होगा। लेकिन वही चीज़ अगर हम सतत सीख रहे हैं ना, सतत प्रयास कर रहे हैं, तो क्या होगी, चीज़ें स्थायी हो जाएंगी। अगर हम एक ही चीज़, मान लो कि एक सब्जेक्ट हम डेली पढ़ें, डेली हम 8 घंटे दे रहे हैं, डेली हम 4 घंटे दे रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो क्या होगा, ये चीज़ें हमारे माइंड में स्थायी हो जाती हैं, हम भूलते नहीं हैं। ये चीज़ होगी समता का सिद्धांत। अगला क्या है, समता का सिद्धांत है। आपको पता है हमारे भारत देश में कई संस्कृति के लोग रहते हैं, कई जातियां रहती हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं, बट क्या होता, उनमें इक्वालिटी होनी चाहिए, समता होना चाहिए, समता का सिद्धांत होना चाहिए। जो भी प्रसार कार्यकर्ता लोगों को सिखाने जाए उसमें पक्षपात नहीं करना चाहिए, वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी समुदाय के हो, किसी भी चीज़ को मानने वाले हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, अब मैं यहाँ पे ये नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी जाति को कम सिखा रही हूँ या ज़्यादा सिखा रही हूँ, लड़के को कम सिखा रही हूँ, लड़की को कम सिखा रही हूँ, ऐसा तो नहीं कर रही हूँ मैं। इसी हिसाब से होना चाहिए प्रसार कार्यकर्ता को, उससे पक्षपात नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें सबके सामने पेश करो, सबको एक ही तरीके से सिखाओ, सबको एक ही तरह से मानो, सबको एक ही निगाह से देखो। यहाँ पे ये कहने का मतलब है समता का सिद्धांत। निरपेक्षता तटस्थता का सिद्धांत, इसमें भी यही आ गया कि हमें क्या करना है, हमें किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है। उसके बाद मैंने आप लोगों से बोला था लास्ट के आपको 3 से 4 देखने, इसको भी देख लीजिए आप। उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 21 हो गया, 22 नंबर का देखना हमें, 23 नंबर का देखना है, 24 नंबर का देखना है और 25 मतलब 25 नंबर का हमें देखना है यहाँ पे।
अगला जो पॉइंट हमें देखना है वो क्या है, स्थानीय सहयोग के संगठनों का सिद्धांत है। 23 नंबर का जो है व्यवहारिक विज्ञान तथा तकनीकी का सिद्धांत है। और लास्ट का जो है वो क्या है, प्रजातंत्र एवं विज्ञान का सिद्धांत है। ये सारे पॉइंट आपको पढ़ने थे। ये आज का हमारा क्लास हुआ कंप्लीट। अब दीजिए इजाजत, चलते हैं, मिलते हैं कल। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, अपना केयर करिए और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए।